Hello friends, welcome back to session 7 of our chapter Consumer Behavior. अभी तक हम लोगों ने सीखा है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच क्या होता है, इंडिफरेंस के प्रॉपर्टीज क्या है, उसमें क्या क्या अजम्पशंस हम लेते हैं। आज वाले सेशन में हम कवर करेंगे और सीखेंगे कि बजट लाइन क्या होता है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, इंडिफरेंस कर्व जो है वो हमें क्या बताता है कि द हायर द इंडिफरेंस कर्व द हायर द सेटिस्फैक्शन। क्यों? क्योंकि हायर इंडिफरेंस कर्व में हमें ज्यादा कमोडिटी ऑफ एक्स एंड वाई कंज्यूम करने का मौका मिलता है। बट एट द सेम टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हायर इंडिफरेंस कर्व पे सब कोई जाना चाहता है, बट क्वेश्चन इज कैन दे अफोर्ड टू गो और नॉट। है ना, सब कोई चाहता है कि वो हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाए, पर उसको अफोर्ड करने के लिए उनका बजट परमिट करना चाहिए। तो इसलिए बजट लाइन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, तभी हम पहुंच पाएंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर। सो लेट्स सी व्हाट इज बजट लाइन एंड हाउ इट वर्क्स। सो लेट्स स्टार्ट। Let us consider a consumer who has only a fixed amount of money to spend, say rupees 50। मतलब अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास एक कंज्यूमर है, उसके पास एक फिक्स्ड अमाउंट है 50 रुपीज, और उतना ही वो खर्च कर सकता है, वो उससे ऊपर नहीं जा सकता। फर्दर सपोज दैट ही स्पेंड्स दिस मनी इन कंजम्पशन ऑफ टू कमोडिटी एक्स एंड वाई। और दूसरा चीज हम अज्यूम कर रहे हैं कि उसे ये 50 रुपए दो ही कमोडिटी में खर्च करने हैं, एक्स और वाई मिला के, यानी एक्स थोड़ा सा वाई। सर ऐसा कर सकते हैं क्या कि पूरा ही एक्स खरीद लिया, वाई खरीदा ही? मे बी हिज चॉइस, बट हम लोग यहाँ प्रिफर करेंगे कि नहीं, जीरो कुछ भी ना हो। क्योंकि बजट लाइन जब हम लोग देखेंगे ना, हम लोग सीखेंगे कि बजट लाइन ऐसा कुछ बनता है। तो ऐसा कुछ बनने के लिए क्या है, जरूरी है कि थोड़ा सा एक्स और थोड़ा सा वाई हो। अगर कंप्लीटली जीरो हो जाएगा, मान लो अगर हम बोल रहे हैं कि वो सिर्फ वाई ही कंज्यूम करेगा, एक्स कंज्यूम ही नहीं करेगा, तो खाली एक्स ही वाई कंज्यूम कर रहा है और एक्स नहीं कर रहा है, एक्स अगर जीरो है, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर बजट लाइन नहीं बन पा रहा है यहाँ पर। और फिर हम इस थ्योरी को ठीक से समझा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इनडिफरेंस कर्व का मतलब ही है कि इट्स अ लोकस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, ऑफ टू कमोडिटीज। तो हम शुरू से ही अज्यूम करते जा रहे हैं कि देयर आर मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ टू कमोडिटीज। तो यहाँ पर हम ऐसा ऐसा नहीं सोचेंगे कि एक्स जीरो हो गया या वाई जीरो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर दो कमोडिटी है एक्स एंड वाई, द प्राइस ऑफ विच आर गिवन इन द मार्केट, दैट इज 10 पर यूनिट फॉर एक्स एंड 5 पर यूनिट फॉर वाई। ठीक है, तो ये हम लोग का डेटाबेस रेडी हो गया। ठीक है, उसके पास खर्च करने के लिए कितने रुपए, 50 रुपए। किस में खर्च करने हैं, एक्स और वाई मिला के। एक्स का रेट 10 पर यूनिट, वाई का रेट 5 पर यूनिट। नाउ द कंज्यूमर देयरफॉर कैन नॉट बाई एनी एंड एवरी कॉम्बिनेशन। देखो क्या बोलता है, कंज्यूमर के पास जो मनी है वो लिमिटेड है, तो वो कोई भी अपने मन से जो कॉम्बिनेशन उसको मन करेगा वो ले ले, ऐसा वो अफोर्ड नहीं कर सकता। दैट ही मे वांट्स टू कंज्यूम। The consumer can afford to buy only those bundles which cost him less than or equal to rupees 50, अपने एग्जाम्पल के हिसाब से। अदरवाइज थ्योरी इज लेस देन और इक्वल टू हिज इनकम, यानी कोई भी कंज्यूमर उसी कमोडिटी बंडल में जा सकता है, उसी कमोडिटी बंडल को चूज कर सकता है जो कि उसके इनकम से या तो कम हो या तो इक्वल हो। अपने इनकम से ज्यादा बंडल पे कोई भी कंज्यूमर नहीं जा सकता। Among these bundles, there are some bundles, say combination, which cost exactly equal to his money income. यानी कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होंगे जिसमें एग्जैक्टली exactly उसका 50 रुपया खर्च हो जाएगा। वो कौन सा कॉम्बिनेशन है, 0x+10y हो सकता है। ठीक है सर, अभी तो आप बोले थे जीरो लेंगे नहीं। हम लोग प्रिफर करेंगे कि हम लोग जीरो ना लें। ऐसा नहीं है कि जीरो लेने से या जीरो इस थ्योरी में अप्लाई नहीं होता, अप्लाई हो सकता है, 0x या 0y हो सकता है। बट आई एम टेलिंग कि वी विल प्रिफर नॉट टू टेक 0x और 0y, क्योंकि 0x या 0y लेने से फिर क्या है, ग्राफ को समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है या कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम प्रिफर करते हैं कि हम जीरो नहीं लें, ठीक है। पर ऐसे अगर जीरो कॉम्बिनेशन में आ रहा है तो आ रहा है, ठीक है। तो 0x+10y, फिर दूसरा है 1x+8y, 2x+6y, 3x+4y, 4x+2y एंड 5x+0y। तो एक चीज देखो यहाँ पर ध्यान दो, x का एक यूनिट बढ़ाने के लिए रेगुलरली उसे y का 2 यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ा। देखो 10 से 8 हुआ, 8 से 6 हुआ, 6 से 4 हुआ, 4 से 2 हुआ, 2 से 0। यानी फॉर गेटिंग 1 यूनिट ऑफ x
ठीक है, फॉर गेटिंग 1 यूनिट ऑफ x आई हैव टू सेक्रीफाइस 2 यूनिट्स ऑफ y। ठीक है सर, इसमें डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। अभी हम लोग इंडिफरेंस कर्व का बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट बजट लाइन। ठीक है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का जो कंसेप्ट है वो इंडिफरेंस कर्व में, इसीलिए इंडिफरेंस कर्व का जो कर्व है वो इस तरह से कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। बट यहाँ पर जब हम बजट लाइन बनाते हैं ना, तो बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, ऐसे स्ट्रेट लाइन बनता है। तो ये स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि इसमें डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। तो एक x लेना है तो एक y से 2y सेक्रीफाइस होगा, फिर एक x लेना है फिर 2y सेक्रीफाइस होगा। क्वेश्चन आता है क्या सर हमेशा एक x के लिए 2y सेक्रीफाइस होगा? ऐसा नहीं है, यहाँ पर इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि ध्यान दो x का प्राइस जो है वो 10 रुपीज है और y का जो प्राइस है वो 5 रुपीज है ना। तो अगर मेरे को x का एक यूनिट खरीदना है तो मुझे 10 रुपए खर्च करने होंगे और 10 रुपए में y का 2 यूनिट आ सकता है ना। तो 2 यूनिट ऑफ y अगर मैं सेक्रीफाइस करूंगा तब यहाँ पर 10 रुपया मैं बचा पाऊंगा और वो 10 रुपए में x पे खर्चा कर पाऊंगा। ठीक है, एंड दिस इज द रीजन व्हाई ऐसा हो रहा है कि एक x को पाने के लिए 2y सेक्रीफाइस करना पड़ा। क्लियर, इट इज बिकॉज ऑफ द प्राइस। So by joining these different bundles of two goods, we obtain a straight line. तो हम लोग को कैसा straight line मिलता है? जैसा मैंने यहाँ बना के दिखाया, इस बंडल को कंज्यूम करने से ऐसा एक straight line मिलेगा। इस straight line को हम बोलते हैं budget line. Thus budget line is a line. तो what is budget line अगर पूछ ले तो ये आंसर होगा हम लोग का। budget line क्या होता है? तो budget line is a line that shows different possible combination of two goods that can be purchased by the consumer given his money income। यानी उसके मनी इनकम, उसके पास जितने पैसे हैं, जितना बजट है, विद इन दैट मनी इनकम वो कितना अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स खरीद सकता है, टू गुड्स। ठीक है, तो पहले हम बात कर रहे थे विद इन द गिवन सेटिस्फेक्शन। देखो डिफरेंस को समझो, इन डिफरेंस कर बोल रहा था मुझे पैसे से मतलब नहीं है, यू कैन सेलेक्ट एनी कॉम्बिनेशन। जैसे यहाँ मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन, कोई भी कॉम्बिनेशन विल हैव वन थिंग कॉमन, दैट इज योर सेटिस्फेक्शन लेवल। तो विद इन दिस इंडिफरेंस कर्व क्या चीज कॉमन होगा? अपना सेटिस्फेक्शन लेवल। पर बजट लाइन में क्या बोल रहे हैं? बजट लाइन हम लोग जब बना रहे हैं तो कोई भी कॉम्बिनेशन ले, उसमें एक चीज कॉमन होगा, दैट इज माय टोटल इनकम या टोटल एक्सपेंडिचर विच आई कैन अफोर्ड टू डू। तो ये दोनों में डिफरेंस है। So the equation of budget line is price of x into number of quantity plus price of y into number of quantity of y should be equal to my total income। ये लोग x1 x2 लिखा है, हम लोग x और y भी लिख सकते हैं। ठीक है, p1 and p2, sorry here x1 and x2 shows the unit of x and y जो मैंने बोला, p1 and p2 denotes the price of goods x and y and m denotes the total money income। ठीक है, consumer can afford to buy all those bundles of two goods that lie on or below the budget line। यानी बोलना चाह रहा है कि कंज्यूमर कौन कौन सा अफोर्ड कर सकता है। जैसे ये अगर मेरा बजट लाइन है तो एनी कॉम्बिनेशन विच इज विद इन द लाइन, ठीक है, जो लाइन के ऊपर हो या जो विद इन द लाइन में इनसाइड द मार्जिन, तो ये वाला कॉम्बिनेशन आई कैन अफोर्ड क्योंकि ये मेरे बजट के अंदर है। ये वाला कॉम्बिनेशन आई कैन अफोर्ड, ये भी मेरे बजट के अंदर है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि ये वाला जो कॉम्बिनेशन अगर मैं लेता हूँ तो मेरे पूरे रुपए खर्च नहीं होंगे, आई विल सेव समथिंग। पर ये वाला कॉम्बिनेशन अगर मैं लेता हूँ तो मेरे पूरे 50 रुपए खर्च हो जाएंगे, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में लिया है। क्वेश्चन आता है सर इसके ऊपर का पॉइंट, इसके ऊपर का पॉइंट आई कैन नॉट अफोर्ड, आई कैन नॉट अफोर्ड दिस कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि ये मेरे बजट लाइन से बाहर जा रहा है, ये मेरे बजट के बाहर है, सो आई कैन नॉट अफोर्ड दिस। क्लियर? तो बोल रहा है कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाई ऑल दोज बंडल्स ऑफ टू गुड्स दैट लाई ऑन और बिलो द बजट लाइन। ही कैन नॉट बाई एनी बंडल ऑफ गुड्स दैट लाई अबव द बजट। क्वेश्चन आता है क्यों? बिकॉज ऑफ हिज लिमिटेड मनी इनकम। हेंस मनी इनकम इज अ बजट लाइन कंस्ट्रेंट। यानी बजट लाइन का कंस्ट्रेंट या कहां पर बजट लाइन को कौन रोकता है, कौन उसमें रुकावट डालता है, तो बजट लाइन को कंस्ट्रेंट करता है किसी का भी मनी इनकम। It may be noted that all bundles of the two goods that lie on the budget line cost exactly equal to consumers money। तो जैसा मैंने बताया बजट लाइन में कोई भी पॉइंट ले, अल्टीमेटली द टोटल विल कम टू
total money income of the consumer. And the bundles that lie below the budget line, और जो भी combination budget line के नीचे होगा, cost less than the consumer money income, वो consumer के money income से less होगा. All bundles on or below the budget line constitute the budget set. तो जो भी combination है, all bundles on or below the budget line, ठीक है, आर इन हिज बजट सेट, यानी वो उसके बजट के अंदर है और वो अफोर्ड कर सकता है वो सारे कॉम्बिनेशन. द बजट सेट देन कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द ट्राइंगल. अब यहाँ पर हमें डायग्राम अभी नहीं दिख रहा है, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस. मैं समझा देता हूँ बोलना क्या चाह रहा है. मनी इनकम बाय प्राइस ऑफ वाई, यानी हम कैसे निकालेंगे. देखो बिल्कुल क्लास 5-6 वाला मैथमेटिक्स है, एकदम सिंपल है. हम लोग का मनी इनकम कितना था, 50 रुपया, ठीक है. मेरा प्राइस ऑफ वाई कितना था, 5 रुपीज. तो अगर मैं ओनली वाई खरीदता हूं तो आई कैन गो फॉर मैक्सिमम ऑफ 10, ठीक है. मैं 10 यूनिट्स ऑफ वाई खरीद सकता हूँ. और वही अगर मेरा 50 रुपया इनकम है और एक्स का प्राइस मेरा 10 पर यूनिट है, तो मैक्सिमम ऑफ एक्स दैट आई कैन बाई इज 5. तो यानी अगर मैं 5x लूंगा तो आई विल हैव 0y, और अगर मैं 10y लूंगा तो आई विल हैव 0x. तो या तो हम लोग इस मैक्स एक्सट्रीम्स क्या होगा, 0,10 या 5,0. तो ये दो एक्सट्रीम्स होगा जिसके मदद से बजट लाइन बनेगा. तो पहला क्या है, 0,10. तो अगर x 0 होता है तो y कितना हो जाएगा, 10. तो मान लो ये 10 है, ठीक है. और दूसरा है अगर x 5 होगा तब y 0 है, तो मान लो ये x 5. तो मेरा बजट लाइन जो होगा ये इन दोनों पॉइंट को ऐसे ज्वाइन करके बजट लाइन, ये हो गया मेरा 0,10, ये हो गया मेरा 5,0. अब इसके अंदर में आई विल गेट वेरियस कॉम्बिनेशन अदर देन दिस 2 पॉइंट्स, जो कि मेरे बजट लाइन के अंदर होगा. क्लियर कैसे बनाते हैं बजट लाइन, उसी चीज को यहाँ पर समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. तो बोल रहा है मेरा बजट में क्या होगा, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स below my budget line and all points on the budget line. It is bound by the 2 axis. इसको लिमिट कौन करता है, 2 axis, because only non negative quantities can be considered. यानी लोएस्ट हम क्या ले सकते हैं, I can have 0x and maximum y, or I can have 0y and maximum of x. सर नेगेटिव x या नेगेटिव y is not possible, ठीक है. तो जैसे बजट लाइन बनता है मैंने ऑलरेडी समझा दिया है कि बजट लाइन फाइनली बनता कैसे. तो वही चीज यहाँ पर इन लोग समझा रहे हैं. द बजट लाइन इज स्ट्रेट लाइन विद हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट. हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट कैसे बनता है, m/px, है ना, जैसे मैंने बताया था 5 यूनिट्स. एंड वर्टिकल इंटरसेप्ट m/py, जो मैंने बताया था 10 यूनिट्स, है ना. द हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट m/px रिप्रेजेंट द बंडल दैट द कंज्यूमर कैन बाय इफ ही स्पेंड्स हिज एंटायर मनी इनकम ऑन द कमोडिटी x. अगर वो अपना पूरा रुपया x पे खर्चा कर दे तो 10 रुपया करके हम लोग के एग्जांपल के हिसाब से 50/10 दैट कम्स टू 5 यूनिट्स. और वर्टिकल लाइन बताता है कि अगर वो पूरा खर्चा y पे कर दे तो क्या होगा. तो 50 रुपया है और y का क्वांटिटी प्राइस कितना है, 5. तो ही कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 10 यूनिट्स ऑफ y, ठीक है. द स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज 5 यूनिट्स, ठीक है. तो यहाँ पर स्लोप बता रहा है ऑफ द बजट लाइन इज 5 यूनिट्स, 50/5, ठीक है. अगर वो y पे खर्चा करता है, सॉरी बोल रहा है सिमिलरली द वर्टिकल इंटरसेप्ट m/py रिप्रेजेंट द बंडल द कंज्यूमर कैन बाय 10 यूनिट्स, ठीक है. y अगर खरीदेगा तो 10 यूनिट्स इफ ही स्पेंड हिज एंटायर इनकम ऑन कमोडिटी y. द स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज 5 यूनिट्स. तो स्लोप ऑफ द बजट लाइन कितना है, 5 यूनिट्स है, ठीक है. प्रॉपर्टी, द टू मेन प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन इज एज फॉलो. बजट लाइन का प्रॉपर्टीज क्या है इसको समझते हैं. तो टू मेन प्रॉपर्टीज ऑफ द बजट लाइन क्या क्या है. बजट लाइन इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन. तो बजट लाइन क्या है, सबसे पहला डाउनवर्ड स्लोपिंग है. और डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब ही हम समझ जाते हैं कि देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप. यानी अगर हम y x को बढ़ाना चाहेंगे, सपोज आई वांट टू इंक्रीज x, आई विल हैव टू रिड्यूस y. तो एक जन को बढ़ाने के लिए अगर मुझे दूसरा को कम करना पड़े तो उसे हम कहते हैं, या फिर वहां पर जो ग्राफ बनता है दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग.
because there is a negative relationship. ठीक है? The negative slope of the budget line, तो negative slope of budget line क्या indicate कर रहा है? Indicates that the consumer can buy extra unit of one commodity, say X, only by sacrificing some units of other commodity, say Y. यानी आप Y को ठुकराओगे या Y को sacrifice करोगे तभी आपको एक extra unit of X मिल सकता है. The slope of budget line is obtained by dividing the perpendicular by the base. और स्लोप कैसे मिलता है? परपेंडिकुलर बाय बेस. हम लोग को मैथमेटिकली पता है व्हाट इज स्लोप. ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस करेंगे तो हम लोग को स्लोप ऑफ द लाइन मिल जाएगा. तो स्लोप ऑफ द बजट लाइन क्या हो गया? मनी इनकम बाय प्राइस ऑफ वाई बाय मनी इनकम बाय प्राइस ऑफ एक्स. तो अगर हम लोग एग्जांपल लें तो ये 50 बाय 5, ठीक है, डिवाइड बाय 50 बाय 10. तो यहाँ हो गया 10 यूनिट्स, यहाँ हो गया 5 यूनिट्स. तो अल्टीमेटली मेरा स्लोप कितना हो गया? 10 बाई 5 दैट इज इक्वल टू 2. ठीक है, और यहाँ पर भी अगर हम देखें परपेंडिकुलर कितना था? 10 था और बेस कितना था? 5 था. तो परपेंडिकुलर बाई बेस करने से हम लोग को स्लोप मिल जाता है. तो स्लोप ऑफ द लाइन इज 2. तो यहाँ पर जो लिखा हुआ था दैट स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज 5, यहाँ पर कुछ गड़बड़ था, यहाँ पर देयर वाज अ मिस्टेक. ठीक है, इवन आई गॉट कंफ्यूज्ड कि ये ऐसे कैसे लिख दिया. ठीक है, तो यहाँ पर बजट लाइन का स्लोप जो 5 लिखा है ये मिस्टेक है. एक्चुअली द स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज 2 दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस. ठीक है. नंबर 2, बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन. तो जैसा मैंने पहले समझाया था, बजट लाइन कन्वेक्स टू ओरिजिन नहीं होता है. बजट लाइन क्या होता है? इट इज अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन क्यों होता है? क्योंकि इसमें डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कोई काम नहीं करता. ठीक है. तो अनदर प्रॉपर्टी ऑफ बजट लाइन इज दैट इट इज अ स्ट्रेट लाइन implying that slope of budget line is constant. तो ये सिर्फ ये इंप्लाई करता है. स्ट्रेट लाइन क्या इंप्लाई करता है? ये सब वर्ड इंपॉर्टेंट है कि बजट लाइन जो स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट से पता क्या चलता है? स्ट्रेट से ये पता चलता है कि इसका स्लोप कांस्टेंट है. तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, स्लोप यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है दैट इज कांस्टेंट. जबकि इनडिफरेंस कर्व में हम लोग देखे थे ऐसा नहीं है, वहां पर डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है. The slope is constant because, अब बोल रहे हैं slope constant क्यों है? तो slope is constant because the construction of budget line is based on two assumptions that consumer has a fixed income, ये हम लोग assume कर रखे हैं, और दूसरा the price of the goods are also fixed. क्योंकि x का प्राइस अगर हम 10 मानते हैं तो वो फिक्स है 10 पे, और y का प्राइस अगर हम 5 मानते हैं तो वो फिक्स है 5. तो क्योंकि प्राइस इज ऑल्सो फिक्स्ड एंड income is also fixed, तो प्राइस और इनकम दोनों फिक्स्ड है, इसलिए बजट लाइन क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन हो जाएगा. अब आता है क्या बजट लाइन में कोई चेंजेस आ सकता है? देखो अभी हमने क्या बोला, प्राइस फिक्स्ड है और इनकम फिक्स्ड है, इसीलिए बजट लाइन स्ट्रेट लाइन. अगर हम प्राइस में कुछ चेंजेस करें या उसके बजट में कुछ चेंजेस करें या उसके इनकम में कुछ चेंजेस करें, डेफिनेटली देयर कैन बी चेंज इन बजट सेट. तो बजट सेट में किसी तरह का चेंजेस हो सकते. As we have understood that the set of available bundles to the consumer depends upon the price of two goods and his income. तो इन दो चीजों पे डिपेंड करता है कि अल्टीमेटली कॉम्बिनेशन क्या बैठे. Thus, when either the consumer's income or the price of either of the goods changes, there will be a change in the budget set of the consumer. तो क्या क्या बोला? Either the consumer income changes, या तो उसका इनकम बदल जाए, या तो प्राइस ऑफ ईदर ऑफ द गुड्स चेंजेस, या तो कोई भी एक गुड्स का प्राइस चेंज हो जाए. ठीक है, देयर विल बी चेंज इन द बजट सेट ऑफ द कंज्यूमर. नाउ सपोज कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम m टू m1. तो अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ जाता है, पहले मान लो 50 रुपए वो कमा रहा था, ठीक है, हम लोग अपना मैथमेटिकल एग्जांपल ही लेते हैं, अब उसका इनकम से 100 रुपीज हो, तो इससे इफेक्ट क्या आएगा? इफेक्ट ये आएगा कि पहले जैसे प्राइस था 10 रुपीज एंड 5 रुपीज, तो वो किस कॉम्बिनेशन में खरीद पा रहा था? 5,0 एंड 0,10. अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10,0 या फिर 0,20.
क्योंकि इनकम बढ़ गया। तो 10,0 और 0,20 अगर करना होगा तो 10,0 और 0,20 दोनों जन ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, बोथ विल शिफ्ट लाइक दिस, पहले ये था। तो बजट लाइन क्या हुआ, यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ चला गया। क्यों? क्योंकि पहले उसका इनकम 50 रुपया था, तो ये 5,0, ये 0,10 था। अब हो गया 10,0 और 0,20, तो दोनों को ज्यादा मिल पा रहा है। ही कैन हैव मोर ऑफ एक्स एंड वाई, तो कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएंगे, बजट लाइन शिफ्टेड टू राइट। और वही अगर उसका इनकम घट जाता, सिर्फ 50 रुपया यहाँ था, इनकम घट के सिर्फ 25 रुपया होगा, तो बजट लाइन यहाँ से लेफ्टवर्ड शिफ्ट होके यहाँ पर नीचे वाले बजट लाइन में आ जाएगा। ठीक है। Thus, when either the consumer's income or the price of either of the goods changes, there will be change in the budget set of the consumer. Now, suppose consumer's income increases from M to M1, the new equation of the budget line will be P1x1 plus P2x2 is equal to M1. And there will be a parallel outward shift of the budget as shown by M1 by P2 and M1 by P1। तो जैसा मैंने अभी आप लोग को बना के दिखाया कि इनकम अगर 50 रुपए से 100 रुपए हो जाए, तो he can have more of X, he can have 10 units of X if 0Y, or he can have 20 units of Y if 0X। तो ऑटोमेटिकली राइटवर्ड पूरा शिफ्ट हो गया। This implies that consumer can buy more of the goods at the prevailing market price. Similarly, if the income of the consumer decreases, the budget line will shift to the left, implying less availability of goods than before। तो ये दोनों सिचुएशन मैंने आपको ग्राफ से ऑलरेडी समझा दी। The consumer can now buy less of goods at prevailing market availability of goods than before. The consumer can now buy less of goods at the prevailing market price. So he can now buy maximum of M1P2 units of goods 2 and M1P1 of units 1। तो ये M1 P1 ये सब कंफ्यूज करता है। मैंने ऑलरेडी सम्स का एग्जांपल लेके, न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके समझा दिया कि किस तरह से उसका कॉम्बिनेशन बदलेगा, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर बता रहा है फिगर 4.12 में, तो अगर इनकम बढ़ जाता है तो शिफ्ट यहाँ से यहाँ हो जाएगा, अगर इनकम घट जाता है तो शिफ्ट यहाँ से यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब आता है और बजट लाइन में कैसे क्या चेंज हो सकता है। अभी तो मैंने बात की कि अगर इनकम चेंज हो जाए, पर मान लो अगर किसी गुड्स का प्राइस चेंज हो जाए तो क्या असर पड़ेगा। ठीक है, किसी गुड्स का प्राइस चेंज होने का असर क्या पड़ेगा देखते हैं। नाउ सपोज द प्राइस ऑफ गुड्स 1 चेंजेस, प्राइस ऑफ गुड्स 2 एंड कंज्यूमर इनकम रिमेन अनचेंज। तो गुड्स 1 का प्राइस चेंज हो गया पर कंज्यूमर का इनकम सेम। सपोज द प्राइस ऑफ गुड 1 फॉल्स, द बजट लाइन बिकम्स फ्लैटर। Note that the vertical intercept of the budget line remains same, but it revolves outward around the vertical intercept as shown in figure A of 4.1। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि पहले मेरा बजट लाइन ये था। ठीक है, अब क्योंकि x का प्राइस कम हो गया, I can have more of x ना, तो more of x होगा, पर y का प्राइस तो चेंज नहीं हुआ, तो I will have only that much amount of y। तो I can have more of x, तो यहाँ पर शिफ्ट हो गया। सर ये समझ में नहीं है। ठीक है, चलो इसको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझते हैं, तब क्लियर होगा। एक्चुअली क्या इस तरह से कभी-कभी चीज समझ में नहीं भी आता है, तो न्यूमेरिकल एग्जांपल से मैं समझाता हूँ कि हाउ इट वर्क्स। चलो पुराना एग्जांपल लेते हैं। हम लोग क्या एज्यूम कर रहे थे पहले कि 50 रुपया इनकम है, x का प्राइस 10 रुपीज है, y का प्राइस 5 रुपीज। तो I will have 5 units of x if I have 0y, और I can have 10 units of y if I have 0x। तो मेरा ग्राफ कैसे बनता था, 10,5। ठीक है, ये 10 ये बनता। अब एक अनदर सिचुएशन लेते हैं, इनकम वही है। ठीक है, प्राइस ऑफ x जो है ना वो घट गया है और 5 रुपया हो गया, और प्राइस ऑफ y भी वही है। प्राइस ऑफ y में चेंज नहीं आया, प्राइस ऑफ x में चेंज आ गया। तो नाउ आई कैन हैव 10 यूनिट्स ऑफ x विद से 0y। ठीक है, और आई कैन हैव 10 यूनिट्स ऑफ y विद से 0x। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बैठेगा अब मेरा 50/5 is 10, यहाँ भी 50/5 is 10। अब ग्राफ क्या होगा,
ये हो जाएगा 10,0। तो यहाँ पर जो 5,0 था अब ये बढ़ के यहाँ पर 10,0 हो जाएगा, तो दिस इज 10,0। और दूसरा है 0,10 जो कि यही वाला पॉइंट, 0,10 इज दिस। तो यानी स्टार्ट यहीं से होगा, पर इस बार मेरा जो कर्व होगा वो यहाँ पर आके ज्वाइन करेगा। तो हुआ क्या, कर्व पुराना वाला ये था वो शिफ्ट होके राउटवर्ड शिफ्ट होके फ्लैट हो गया, कर्व बिकम्स फ्लैटर, कर्व बिकम्स फ्लैट। तो यहाँ कर्व क्या हो गया, फ्लैट हो गया। तो यही समझाना चाह रहा है कि अगर x का प्राइस कम हो जाता है विदाउट एनी चेंज इन प्राइस ऑफ y, तो क्वांटिटी ऑफ y विल रिमेन सेम, बट द क्वांटिटी ऑफ x which I can afford to buy now becomes more. सिमिलरली अगर सिचुएशन उल्टा हो जाए, मान लो सिचुएशन 1 ये था कि पहले दोनों का प्राइस 5-5 रुपया था, तो मेरा ओरिजिनल कर्व ये था। अब मान लो x का प्राइस बढ़ गया और 5 रुपए से बढ़ के 10 रुपए हो गए, और y का प्राइस वही है। तो x का प्राइस इस बार हम लोग उल्टा सिचुएशन ले रहे हैं, x का प्राइस मान लो बढ़ गया और y वही है। तो मेरा जो पुराना ग्राफ ये फ्लैटर वाला था, अब ये x का ग्राफ यहाँ आ गया, तो इट विल शिफ्ट टू द लेफ्ट एंड आई विल हैव अ स्टीप कर्व। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्राइस। सर अगर x सेम रहा और y चेंज हो गया, x सेम रहा और y चेंज हो गया तो क्या असर पड़ेगा? आई एम नॉट गोइंग इनटू कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन तो अब आप लोग कर ही लोगे। इफेक्ट ये आएगा कि मान लो मेरा पुराना कॉम्बिनेशन ये था कि आई वाज हैविंग 10y एंड 5x। अब मान लो प्राइस ऑफ y हैव डिक्रीज्ड, ठीक है, y का प्राइस घट गया, तो आई विल हैव मोर ऑफ y एंड सेम ऑफ x। तो सेम x होगा बट आई कैन हैव नाउ मोर ऑफ y, मे बी 12 13 जो भी अपने कैलकुलेशन से आए। तो ये कोई ग्राफ लर्न करने का नहीं है, ये कैलकुलेशन पे बेस्ड है। तो y का प्राइस अगर 5 रुपए से और भी ज्यादा घट जाए तो आई कैन हैव इवन मोर ऑफ y, ठीक है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि कितना y हम अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर हम माने कि पहले मेरा कर्व ये था और y का प्राइस बढ़ गया विदाउट एनी चेंज इन प्राइस ऑफ x, तो आई विल हैव लेसर ऑफ y, तो मेरा y का क्वांटिटी डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और वो कम हो जाएगा। सो दिस इज द इंटायर इफेक्ट ऑफ प्राइस। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मनी इनकम चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर प्राइस चेंज हो रहा है, इधर x और इधर y। सर अगर दोनों x और y का प्राइस चेंज हो गया, दोनों का प्राइस चेंज हो गया तो कर्व अपने आप ही चेंज हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा पूरा। मान लो अज्यूम करते हैं 50 रुपया था, पहले प्राइस 10 रुपया था x का, अभी वो बढ़ के 20 रुपया हो गया, ठीक है, और y का प्राइस 5 से बढ़ के 10 हो गया, दोनों का प्राइस बढ़ गया। अब क्या होगा, 50/20, तो आई कैन हैव 2.5 यूनिट्स ऑफ x and 0 unit of y, or I can have 5 units of y and 0 unit of x। तो जो मेरा ग्राफ यहाँ पर था 10 और 5 पे पहले, अब वो क्या हो जाएगा, वो 5 का हो जाएगा 2.5 और ये 10 का हो जाएगा 5। ये पूरा का पूरा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। ऐसा क्यों हो गया लेफ्टवर्ड शिफ्ट? ये इसलिए हो गया बिकॉज प्राइस ऑफ बोथ द कमोडिटी हैव चेंज। तो दोनों का अगर प्राइस चेंज हो या फिर मेरा मनी इनकम में कोई चेंज हो, तो देयर विल बी शिफ्ट इन द बजट लाइन, ठीक है, पूरा बजट लाइन ही या तो नीचे की तरफ या तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कब होगा, या तो मनी इनकम चेंज हो जाए या तो प्राइस ऑफ बोथ एक्स एंड वाई, बोथ एक्स एंड वाई का प्राइस चेंज। ये दो सिचुएशन में क्या होगा, दोनों सिचुएशन में देयर विल बी अ कंप्लीट शिफ्ट इन द बजट लाइन, ठीक है। बट अगर प्राइस ऑफ एनी वन कमोडिटी चेंज होता है तो फिर इस तरह का मूवमेंट हम लोग को नजर आएगा। तो आई होप ये एकदम क्लियर हो गया क्या इफेक्ट आता है। अब देखते हैं कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहां पर आता है। ये एकदम इजी है। The following two conditions must be fulfilled for consumer to be in equilibrium. Number one, the first basic condition for consumer equilibrium is that the budget line should be tangent to indifference curve. Tangent मतलब अगर मेरा बजट लाइन ये है तो मेरा इंडिफरेंस कर्व ऐसे हल्का सा बजट लाइन को टच करके जाना चाहिए, यानी टेंजेंट, ठीक है। और भी इंडिफरेंस कर्व हो सकते हैं ना, बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व हो सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कंज्यूमर कौन कौन सा अफोर्ड कर सकता है। कंज्यूमर ये पॉइंट अफोर्ड कर सकता है अपने बजट के अंदर, ये पॉइंट अफोर्ड कर सकता है अपने बजट के अंदर,
ठीक है, सो ये 2 पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट अफोर्ड कर सकता है। क्वेश्चन आता है कंज्यूमर को सबसे पसंदीदा उसका पॉइंट कौन सा होगा। देखो ये वो अफोर्ड कर सकता है बट ये लोअर इंडिफरेंस कर्व में है, यानी इट विल गिव हिम लोअर सेटिस्फेक्शन। ये पॉइंट भी उसको लोअर सेटिस्फेक्शन देगा बिकॉज ये वाला भी लोअर इंडिफरेंस कर्व में। ये वाला पॉइंट ऐसा है जो उसके बजट में भी है एंड इट इज गिविंग हिम हायर सेटिस्फेक्शन। तो जो पॉइंट मेरे बजट में भी हो और जो मेरे को हायर सेटिस्फेक्शन भी दे, दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो वही बोल रहा है कि इट शुड बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व, दैट इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व शुड बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन। दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए जैसा हमने यहाँ पर देखा। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दैट इज माइनस px by py, that is the ratio of price of two goods। उसके बाद तो कुछ बोला ही नहीं, देखते हैं क्या है, बोलना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली बोल रहा है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दोनों का सेम होना चाहिए, बेसिकली यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है, यानी स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व should be equal to slope of budget line or marginal rate of substitution should be equal to 1। Figure 4.14 illustrates the position of consumers equilibrium at point E। 4.14 में आते हैं तो इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं, ठीक है, ये 4.14 ये डायग्राम है, इसमें मैं समझा देता हूँ बुक में जो लिखा है। एट पॉइंट ई is the sorry this is the point E which is the point of consumer equilibrium। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि बजट लाइन जो है is tangent to indifference curve 2। क्वेश्चन आता है कौन कौन सा पॉइंट वो अफोर्ड कर सकता है, E1 E एंड E2 जैसा मैंने समझाया। बट ये तीनों पॉइंट में उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट E पे ही होगा बिकॉज E1 उसके बजट में है बट इट विल गिविंग हिम लोअर सेटिस्फेक्शन। क्यों, बिकॉज बाय रूल वी नो हायर इंडिफरेंस कर्व प्रोवाइड्स हायर सेटिस्फेक्शन। तो ऑब्वियसली कोई भी कंज्यूमर चाहेगा इस इंडिफरेंस कर्व में होना कंपेयर टू दिस वन। सर हम तो चाहेंगे इसमें होना, वेरी गुड, ये और भी हायर है, आपको ये और भी ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, एनीबॉडी विल वांट टू बी हियर। बट क्वेश्चन इज ये मेरे बजट के बाहर है ना, मेरा बजट लाइन तो ये है, मेरा बजट लाइन कौन सा है, मेरा बजट लाइन ये है, दिख रहा है। मेरा बजट लाइन ये है जो मैं ग्रीन से दिखा रहा हूं, तो बजट लाइन मेरा ये है और ये जो कर्व है ये बजट लाइन के बाहर है। तो जो बजट लाइन के बाहर है वो मेरे कोई काम का नहीं है ना। बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूटिलिटी एनालिसिस एंड इंडिफरेंस कर्व। अब समझते हैं दोनों में बेसिक डिफरेंस कहां पर है। दोनों एक ही बात साबित कर रहा है बट डिफरेंस क्या। The basic difference between utility analysis and indifference curve analysis can be identified as follows. In utility analysis, utility has been measured in cardinal numbers, while indifference curve analysis has used ordinal numbers for measuring utility. Number two, Marshall has used the concept of marginal utility, while Hicks have used the concept of marginal rate and substitution. तो हिक्स ने, जिसने कि इंडिफरेंस कर्व का थ्योरी दिया, वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे काम करते हैं, और मार्शल जिन्होंने यूटिलिटी एनालिसिस किया वो मार्जिनल यूटिलिटी पे काम करते हैं। नंबर थ्री, मार्शल यूज द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी वेयरएज हिक्स यूज द टर्म प्रेफरेंसेस व्हाइल एक्सप्लेनिंग द बिहेवियर। यानी वर्ड कौन कौन सा यूज कर रहे हैं, लॉजिक दोनों का सेम है, एक जन यूटिलिटी बोल रहा है और दूसरा जन उसी बात को प्रेफरेंस बोल रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमने एक पॉइंट मिस कर दिया था एक्चुअली, जिस तरह से बुक में लिखा है जस्ट गॉट कंफ्यूज। तो यहाँ पर बोल रहा है पहला कंडीशन हमने यहाँ पर पढ़ा था इंडिफरेंस कर्व में कि दैट बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। सेकंड कंडीशन ये था, द सेकंड एसेंशियल कंडीशन इज दैट एट द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम द इंडिफरेंस कर्व शुड बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन। यानी इंडिफरेंस कर्व एकदम अपने कन्वेक्स वाले पॉइंट पे होना चाहिए, तो ये दूसरा कंडीशन। ठीक है, दिस कंडीशन हैज बीन इलस्ट्रेटेड इन फिगर 4.15। इन द फिगर the slope of indifference curve and budget line are equal at point R। तो point R पे, सॉरी ये, तो point R पे क्या हुआ, slope of indifference curve और budget line यहाँ भी सेम है। अगर हम इसको एक पॉइंट Q दे दे तो यहाँ पर भी वो सेम, और K पे तो ऑब्वियसली है ही।
बट पॉइंट आर द इंडिफरेंस कर्व इज कनकेव। तो यहाँ पर पॉइंट आर में क्या हो रहा है, इंडिफरेंस कर्व क्या हो रहा है, कनकेव हो रहा है। इसलिए आई एम नॉट हैविंग दिस पॉइंट, आई वांट द पॉइंट टू बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक है, तो कन्वेक्स होने से क्या फायदा है, कन्वेक्स होने से ये फायदा है कि वो इससे ज्यादा अपना सेटिस्फेक्शन लेवल और नहीं बढ़ा सकता। Consumer would be increasing his level of satisfaction if he were to move at any point, at any other point along the budget line PL। बोल रहा अगर बजट लाइन PL में अगर वो जा रहा है तो वो अपना सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ा सकता है अगर वो पॉइंट R पे है जो कि कनकेव है। ठीक है, से एट पॉइंट K एंड रीच एट हायर इंडिफरेंस कर्व IC2, तो वो IC2 पे पहुंच सकता है, यानी वो R से हट के K पे आ सकता है और अपना सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ा सकता है उसी बजट इनकम में। तो ऑब्वियसली कोई भी रैशनल कंज्यूमर चाहेगा कि जब खर्च उतना ही करना है तो आई वांट टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। दस पॉइंट आर कैन नॉट रिप्रेजेंट द स्टेबल इक्विलिब्रियम सिचुएशन ऑफ द कंज्यूमर। क्लियर? तो अल्टीमेटली हम लोग को क्या समझ में आया कि किस तरह से हम लोग इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन दोनों के मदद से कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर सकते हैं। So this was all about this chapter on consumer behavior. I hope एकदम क्लियरली हो गया होगा, हमने एकदम लाइन बाय लाइन पूरे डिटेल में चैप्टर को समझा है। ठीक है, अब आप लोग अपने तरफ से एक बार रीड करो, थोड़ा सा ध्यान लगा के, पूरा क्लियर हो जाएगा पूरा। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो डेफिनेटली हम लोग क्लास में डिस्कस करें। चलो ये सेशन को हम लोग यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।